नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिस पे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी की। और पॉलिटी में भी क्लास नंबर है 15, 15वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं केवल पॉलिटी की, जाके जरूर देख लेना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है मैंने। ठीक है, आप समझिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा तो आपकी 27 अक्टूबर को जो होनी थी वो तो लगभग कैंसिल है, नहीं होनी है। लेकिन आपकी आरओ या आरओ में कोई ऐसा कैंसिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मत दिमाग में रखना। आरओ या आरओ आपको 22-23 दिसंबर, जैसा कि अभी चल रहा है, 22 को होगा कि 23 को होगा कि दोनों दिन होगा, कुल मिला के ये फिक्स है दिसंबर में। ठीक है, और आरओ या आरओ में कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है, तो रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना। अपने नोट्स है, बुक्स हैं या वीडियोस हैं, कुछ भी मतलब करना हो तो रेगुलर कुल मिला के पढ़ाई करते रहना है, यहाँ छोड़ना नहीं है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के क्लास 15 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। क्या कह रहा है? पहली चीज तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस जे 2023 में पूछा गया है, मतलब लेटेस्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? अभिलेख का न्यायालय है। ठीक है, देखते हैं अभिलेख न्यायालय कौन सा है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट डाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। ठीक, अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय, पहले तो अभिलेख न्यायालय की पावर किसके किसके पास है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेख न्यायालय निम्नलिखित में से किससे इसकी शक्ति प्राप्त है? केवल हाई कोर्ट को, केवल सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, या अधीनस्थ न्यायालयों को? अधीनस्थ न्यायालयों को। तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। अब ये क्या होता है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट लेंगे फिर उसके बाद हाई कोर्ट लेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर मैं अभिलेख न्यायालयों की बात करूं, अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 129 में है। किसमें है? आर्टिकल 129। ये किसका अभिलेख न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट की बात कर लेंगे तो वो आर्टिकल 215 है, वो आगे देखेंगे हम लोग। अभी केवल आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है। जो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है वो आर्टिकल 129 में उसका उल्लेख है। मतलब क्या है? देखो, अभिलेख लिखा हुआ है, अभिलेख मतलब होता है साक्ष्य। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभिलेखों का उल्लेख पढ़ते हैं ना, कि अभिलेख कहाँ से कौन सा अभिलेख मिला है, बस वही है। अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड रखना, जो भी लिखी लिखाई बातें हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनका रिकॉर्ड रखना। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा, समझिएगा, जो भी केसेस होंगे, जो भी निर्णय दिया जाएगा, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय होंगे, मतलब नीचे न्यायालय होंगे, या ओवरऑल कह दें, सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन है? हाई कोर्ट है। तो जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो इन सभी निर्णयों का पालना करेंगे। क्या करेंगे? पालन करेंगे। पालन करेंगे। और जो पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय इनकी पालना करेंगे, इन निर्णयों का पालन करेंगे। और अगर कोई निर्णय का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। कौन दंड देगा? सुप्रीम कोर्ट दंड देगा। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 129 में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। ठीक है, तो और हाई कोर्ट का उल्लेख, हाई कोर्ट में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख 215 में है। तो अभिलेख न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, तो दोनों। तो भाई साहब दोनों, ऑप्शन डी इज द राइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट देखेंगे फिर बाद में हाई कोर्ट का विस्तार देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझना है। हम लोग क्या देख रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं न्यायालय। अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको निपटाओ। जैसे क्या कहते हैं, पॉलिटी में आपके 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन में फिक्स है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिया तो 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और जिसने बहुत अच्छा पढ़ लिया उसके 10 में 10 सही हो जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो भाग 5 में है।
आर्टिकल 124 में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले न्यायालयों की बात करें तो क्या न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट बन गया था क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट। समझिएगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा आज क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कब आता है? 1773 में। मॉडर्न हिस्ट्री में या पॉलिटी की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने। इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सब आपने पढ़ा है, केवल रिवीजन हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो आप बुक से जरूर पढ़ें। तो सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कितने सदस्यीय होता है? तो ये 1+3 सदस्यीय होता है, मतलब 4 सदस्यीय होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का नाम क्या है? सर एलिजा इप्पे। सर एलिजा इप्पे। ठीक है, अन्य कौन कौन है? अन्य में भाई एक तो मुख्य हो गया, 3 अन्य हो गए। कौन कौन है? एक है हाइड, एक है चैम्बर, चैम्बर, और एक है लिमेस्टर, लिमेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बन गया था। तो क्या डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई? बिल्कुल नहीं। उसके बाद बनता है आपका ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में क्या होता है? एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय हिंदी में कहते हैं, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कहां? दिल्ली में। कहां होती है? दिल्ली में। ये कहां? कलकत्ता में, और ये दिल्ली में। कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1937 को। 1935 एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को होती है। और इस संघीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? 1+7, एक मुख्य और 7 अन्य। अगर आपने 2022 का शायद पेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अन्य कितने होते हैं? 7। याद रखो, अन्य कितने होते हैं? 7। अब पूरे टोटल कितने होते हैं? 1+7 मतलब 8। संघीय न्यायालय में कितने थे? 8 थे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अच्छा, ये अगर बोल दे कि संघीय न्यायालय में अब 7, 1+7, 8 के 8 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मोरिस गुइयर, मोरिस गुइयर। ठीक है, कलकत्ता में कौन कौन थे वो सब बता दिया, और संघीय न्यायालय में कौन था? मोरिस गुइयर मेन था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मान लो हाई कोर्ट में अगर कोई केस दाखिल होता है और उस हाई कोर्ट में केस से हम अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय है, वहां पे अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोई अगर निर्णय दिया गया तो क्या हम इसके खिलाफ भी कहीं जा सकते थे? या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय बना है इसके खिलाफ भी कहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे। तो इन दोनों के विरुद्ध हम जा सकते थे। कहाँ? मैं यहाँ बीच में लिख दे रहा हूं, आप लोग जरूर नोट कर लेना। इनके खिलाफ हम कहाँ जाते थे? प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल ये कहाँ था? ये था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में दोनों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जा सकते थे, जा सकते थे। किसके खिलाफ? दोनों कौन? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय जो कि दिल्ली में बना था। क्लियर है? इनके खिलाफ हम प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। ये प्रीवी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। प्रीवी, प्रीवी काउंसिल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे आंकड़े पूछ लेता है तो 1+3 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में है और संघीय न्यायालय में 1+7 मतलब टोटल 8। ठीक है, तो रेगुलेटिंग हो गया और 1935 हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट बना। बिल्कुल, अब जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे थोड़ी सी चीजें। अब क्या होता है? संविधान लागू होता है। तो संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में क्या है? क्या बोला गया? आर्टिकल 124 में क्या बोला गया? आर्टिकल 124 में बोला गया कि भारत में, समझिएगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, 124 में ही एक और पॉइंट बोला गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे। भाई 1935 का जो संघीय न्यायालय था दिल्ली में,
उसी को आगे चेंजमेंट करके क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट बोला गया, भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसमें भी 1+7 थे, तो बढ़ाया नहीं गया, 1+7 ही इसमें रखा गया। और एक पॉइंट क्या बोल दिया गया 124 में ही कि संसद कानून बनाकर समझिएगा, संसद कानून बनाकर न्यायाधीश बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो 1+7 ही थे, मतलब टोटल 8 सदस्य थे। अब बढ़ाएंगे कैसे, तो संसद कानून बनाकर बढ़ाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, ये होती है भाई साहब 28 जनवरी को। ये डेट पूछी गई है, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा होती है, उद्घाटन किसके द्वारा होता है? अगर आपसे पूछे उद्घाटन किसके द्वारा होता है, तो दो ही नाम जाएंगे दिमाग में, या तो राष्ट्रपति और या तो प्रधानमंत्री, और या थोड़ा बहुत और दिमाग में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या गलत, ना राष्ट्रपति है, ना मुख्य न्यायाधीश हैं, ना ही प्रधानमंत्री हैं। ये जो स्थापना होती है, उद्घाटन होता है MC सीतलवाड़ इसकी पहली बार स्थापना उद्घाटन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और MC सीतलवाड़ पहले शायद महान्यायवादी थे क्या, है ना? अगर एक बार थोड़ा डाउट है, देख लेना है कि शायद पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन होता है पहली बार 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में सदस्य संख्या कौन है? अच्छा चलो, वर्तमान में सदस्य संख्या से पहले हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जब स्थापना हुई तो प्रथम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। ठीक है, और वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? भाई शुरुआत में तो 1+7 थे, शुरुआत से क्या करना है, वर्तमान में कितने हैं? 1+33, टोटल 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य है और 33 अन्य है। वर्तमान 2024 का आज तक का डेटा है, 1+33 है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, तो देखिए पढ़ेंगे अच्छे से। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुने। तो कुल मिला के इसके ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय होता तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 65 वर्ष तक है और हाई कोर्ट जो है वो 62 वर्ष तक है। डेट, ये जो एज है बिल्कुल अच्छे से याद रखना। जिस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय स्तर का दल हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी आगे इसका भी अलग चैप्टर है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तीसरा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के बारे में तो काफी डिटेल मैंने बताया था आपको। संघीय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगर किसी ने संघीय अपराध किया है उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जैसे आपने एक मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 20 पढ़ा होगा, और आर्टिकल 20 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्ध, मतलब अगर दोष सिद्ध हो गया हो तो उसमें क्या क्या संरक्षण है। और एक पढ़ा होगा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अगर किसी को गिरफ्तार कर दिया गया है तो क्या है। इसमें एक पढ़ा होगा कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट है उसको अरेस्ट किया गया है तो 3 महीने तक उसको पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, ये भी उसमें एक पॉइंट बोला गया है। खैर, तो इसमें क्या है, चारों सही है। मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, चारों सही। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चारों सही है, आप लोग देख लेना इसको। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई ऐसा कानून का निर्माण
करती है, सॉरी मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार है, कोई ऐसे कानून का निर्माण करती है जो वर्तमान संविधान को आहत कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको रद्द करेगा। बस है ये न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल दिया हुआ है, आगे आता जाएगा, मैं बताता रहूंगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए, ठीक है ना, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। ऑप्शन बी इज द राइट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। जैसे आर्टिकल 137 एक पढ़ा होगा, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है, हालांकि आगे हम लोग पूरा अपीली क्षेत्राधिकार देखेंगे, इसमें बोला गया, अभी समझना है, इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अगर उसको लगता है कि गलत है या गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। समझ रहे हैं, ये बोला गया आर्टिकल 137 में। ये भी एक न्यायिक पुनरावलोकन है। खैर आगे देखेंगे इसके बारे में। तो अब ये क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, समझना। आर्टिकल 124 तो हो गया था, मैं आपको आर्टिकल के माध्यम से बताता हूं क्योंकि यहां से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 के बाद हम लोग देखें आर्टिकल 124 का 3, तो आर्टिकल 124 एक तो हो गया क्योंकि वो पहला ही एक ही माना जाएगा। 124 3 डायरेक्टली क्यों, दो कहाँ गया, तो दो को बाद में देखेंगे क्यों, क्योंकि 103 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता, ठीक है, क्योंकि पहले योग्यता आएगी, योग्यता हम पूरा देख लेंगे, उसके बाद तो नियुक्ति करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है पहले नियुक्ति करके योग्यता है ना, तो ये पढ़ने का एक तरीका है। अच्छा एक बात और देखो, आप लोग थोड़ा सा आर देख रहे हो, थोड़ी सी अच्छी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। मैं पूरा ही लिख देता हूं, मतलब क्या है इसका कहने का, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की योग्यता। तो मुख्य की योग्यता कहाँ गई, तो भाई साहब मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई होता है ना, उसकी योग्यता का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, जो भी उल्लेख है वो अन्य का है। अन्य में ही जितने जो वरिष्ठ होता है ना, जो सबसे सीनियर होता है, वरिष्ठ होता है, उसको व्यवहार में चुन लिया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, लेकिन जो उल्लेख है वो केवल अन्य का है, ठीक है। हालांकि इतने डिटेल प्रश्न आते नहीं है, फिर भी समझो क्या है योग्यता, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा नागरिक ना हो, भारत का नागरिक हो, भले उसने नागरिकता पेपर के माध्यम से ली है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, या कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता नहीं लिखते, जानकार लिखते हैं ना, कानून का जानकार हो। अब समझिएगा यहां इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर कोई करवाएगा नोट्स वगैरह, तो अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम 5 वर्ष की योग्यता, फिर तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता में केवल 2 ही योग्यता है, एक भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता में ये या करके लिखे हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक हो, ठीक है। तो भारत का नागरिक हो कंफर्म है, और दूसरे में या तो 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो तो भी बन सकता है, लेकिन आज तक इस प्रक्रिया से कोई बना नहीं है, ठीक है, कि राष्ट्रपति देखेगा कि भैया ये तो जानकार अच्छा है, आओ इसको सीजीआई बना देते, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमने देख ली योग्यता, अब योग्यता देखने के बाद नियुक्ति करनी पड़ती है, नियुक्ति करनी पड़ती है कि नहीं, तो लग्गे में हम लोग नियुक्ति भी देख लें। तो 124(2) सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों
की नियुक्ति कैसे होती है नियुक्ति? तो नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी लिख देंगे। नियुक्ति प्रक्रिया 124(2) में है। क्या है नियुक्ति प्रक्रिया? तो देखिए 1950 जब इसकी स्थापना हुई थी, 1950 से लेकर 1993, 1950 से लेकर 1993 तक इसकी जो नियुक्ति करता था वो राष्ट्रपति करता था, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती थी। मंत्रिपरिषद का मतलब है जिसकी सरकार है, तो सरकार का ही आदमी एक तरीके से सीजीआई होता था, है ना, कह सकते हैं। हुआ ये 1993 क्या आ गई? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है? कॉलेजियम व्यवस्था में होते हैं 5 सदस्य। 5 सदस्य का मतलब है 1+4। एक मुख्य होगा जो सीजीआई होगा और 4 अन्य होंगे। यही आपस में मिलकर एक नाम चूज करेंगे कि भैया इसको आप बनाइए, तो फिर राष्ट्रपति उसको बना देगा। क्या बना देगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। बस मेरी बात समझ गए? सिंपल है। नोट करके यहीं पर लिख सकते हो कि कॉलेजियम शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे उप प्रधानमंत्री, संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो बजट पर कैसे पेश होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के तहत, ठीक है। तो बजट का उल्लेख नहीं है, शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, और संसदीय सचिव का उल्लेख नहीं है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, पद 1951 में आया था, उसका उल्लेख नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ता है। तो क्लियर हो गया कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है, 5 सदस्य है, बस वो जिसको नियुक्त कर देंगे वही राष्ट्रपति उसको बना देगा। तो यहीं पर मैं लिख दूं कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कॉलेजियम कहता है कि भाई इसको नियुक्त करो, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके माध्यम से? कॉलेजियम के माध्यम से। क्लियर हो गया? ठीक है, हमने नियुक्ति कर दी, हमने योग्यता देख ली, हमने नियुक्ति कर दी, लेकिन अब हमको पसंद नहीं आ रहा तो हम हटाना चाहते हैं पद से। तो क्या पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे? तो पद से हटाने वाली चीज पे देख लो, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 124 1, 3, 2, 4, हमने 1 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा और फिर 4। क्या है? यहां पर मैं लिख दूं, या मैं ऐसे लिख देता हूं यार, थोड़ा समझो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, समझिएगा। और यही मैं नीचे लिख दूं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तो आर्टिकल 124(4) में है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 217(1) में है। मतलब कहने का कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश को हटाना हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम है। अब चूंकि सेम टू सेम है तो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट आएगा तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो अलग से कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, दोनों की प्रक्रिया सेम है। क्या प्रक्रिया है? समझिएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि प्रस्ताव आएगा, हटाने का प्रस्ताव आएगा। कहाँ आएगा? सबसे पहले हटाने का प्रस्ताव कहाँ आएगा? तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी आ सकता है, जहां मर्जी हो, ठीक है। अगर लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। बहुत अच्छी बात। प्रस्ताव लाने से पूर्व, अगर उसको हटाने का प्रस्ताव लाना है, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, 14 दिन लगभग सभी में है, 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। जिसे हमने महाभियोग पढ़ा था राष्ट्रपति में, तो उसको भी 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो भी 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है।
ठीक है ना, 14 दिन, 1 मिनट, 14 दिन सूचना देना जरूरी है। ठीक है, दे दिया सूचना। फिर क्या होगा कि मान लो जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं, तो जिस सदन में लाया जाएगा उसका अध्यक्ष, जिस सदन में प्रस्ताव आएगा उसका अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, समिति का गठन करेगा। 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, मतलब 3 सदस्य उसमें शामिल होंगे। कौन कौन? एक जो मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, कोई भी हो सकता है। एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, समझिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, और एक कानून का ज्ञाता होगा जिसको विधि विशेषज्ञ बोला गया। ठीक है, आवश्यकता नहीं है, मैं केवल बोल रहा हूं, इतना डिटेल आता नहीं है। तो 3 सदस्य होंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि भाई साहब इनको हटाना ठीक है कि नहीं, कि ऐसी फर्जी प्रस्ताव आ गया है। ठीक, उसके बाद जब ये प्रस्ताव आ जाएगा, रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ भाई साहब ये कदाचार और क्या बोलते हैं, असमानता, असमता, असमता का आरोप लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद संसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, क्या करेगी, पास करेगी। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद हट जाएगा, बस। फिर समझो, सुप्रीम कोर्ट को हटाना हो, हाई कोर्ट को हटाना हो, दोनों सेम है। 124(4), 217(1). प्रस्ताव कहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है। लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य, राज्यसभा में आएगा 50 सदस्य। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना जरूरी है। जिस सदन में प्रस्ताव आया है उसका जो अध्यक्ष होगा, मान लो लोकसभा में आया तो लोकसभा अध्यक्ष, मान लो राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा का सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति, वही तो होता है। 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, वो अपनी जांच पड़ताल करेगी कि सही है कि ऐसी फर्जी ले आए हो। उसके बाद संसद 2/3 बहुमत से पास करेगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, अपने पद से हट जाएगा, काम खत्म। तो हमने योग्यता देख ली, हमने नियुक्ति करवा ली, हमने पद से हटा भी दिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय, समझिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते कौन सा सही है। तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। पुनरावलोकन का अधिकार राष्ट्रपति को तो प्राप्त नहीं है, हटाओ। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन सख्ती करने का प्राप्त है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 137 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी निर्णय दिया है तो अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत। और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय का आदेश के पुनरावलोकन का आधार नहीं है, गलत, अधिकार है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय, इसी को बोल देते हैं इंग्लिश में फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935, एक एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना होती है और 1+7 इसमें सदस्य होते हैं और मोरिस गोयर इसका अध्यक्ष होता है। तो स्थापना पूछा है तो स्थापना हुई है 1937 में, लेकिन किस एक्ट के तहत स्थापना हुई है तो 1935 करना है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, 35-37 दोनों है। तो यहाँ स्थापना पूछा है, 37 कर लेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब समझिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे आपको एक याद कराता हूं, हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था, अगर आपने रेगुलर वीडियो देखा है तो राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैंने बताया था कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, एम हिदायतुल्लाह
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह पर ये आए थे, क्यों? क्योंकि उल्लेख है अगर राष्ट्रपति नहीं होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सीजीआई। उसी प्रकार से कार्यवाहक सीजीआई भी होता है, कार्यवाहक भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है। तो इसके बारे में देखते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देखने से पहले एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, आर्टिकल 125, 124 1, 124 2, 124 3, 124 4 हम लोगों ने देख लिए सारे। 125 में क्या है? तो इसमें है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता का उल्लेख। अच्छा, कितना वेतन मिलेगा? तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य कितने हैं वर्तमान में? 1 है, अन्य कितने हैं? 33 है, यही तो है 1 + 33। मुख्य को जो वेतन मिलेगा वो 2,80,000 रुपया पर मंथ, और जो अन्य होंगे इनको मिलेगा 2,50,000 रुपये पर मंथ। कैसे मिलेगा? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। अच्छा, अगर मैं पूछूं किसके वेतन का उल्लेख भारत की संचित निधि में नहीं है, किसके वेतन का उल्लेख भारत की संचित निधि में नहीं है? तो एक है उपराष्ट्रपति और एक है पीएम, प्रधानमंत्री। इन दोनों का वेतन खासकर भारत की संचित निधि में नहीं है, और में भी नहीं है, लेकिन ये दोनों आपसे पूछे गए हैं कई बार, इस वजह से मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक। 125 हो गया। आर्टिकल 126, अब ये आया आपका कार्यवाहक सीजीआई, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई बोल देता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। यदि सिंपल सा मैं बता दूं, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लो उसकी डेथ हो गई है, उसने त्याग दिया पत्र, जो भी है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक कार्यवाहक सीजीआई नियुक्त करेगा। मतलब अगर सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जो भी अन्य न्यायाधीश होंगे, जो सीनियर होगा, उसी को राष्ट्रपति क्या कर लेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लेगा। तो नियुक्ति कौन करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, आर्टिकल 126। अब समझिए एक पॉइंट और, आर्टिकल 127। इसमें क्या है? इसमें है तदर्थ न्यायाधीश, बहुत पूछा जाता है न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? ओरली बोल दूं क्या? समझिए, यदि ऐसे लिखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरी ना हो, मान लीजिए सीजीआई भी है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई भी है, अन्य न्यायाधीश भी है, लेकिन इतने सीजीआई मतलब इतने न्यायाधीश नहीं है जिससे काम अटक गया है, तो क्या होगा? तो सीजीआई जो होगा, समझिएगा भाई, सीजीआई तो है ही है, सीजीआई जो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति से परामर्श करके, मेरी बात बहुत अच्छे समझिए तदर्थ न्यायाधीश की, क्योंकि तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश, दो तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों के बारे में बता रहा हूं। तदर्थ न्यायाधीश में है यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कम है, न्यायाधीश नहीं है उतने और काम अटक गया है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति से परामर्श करेगा और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। क्या रखते हो? योग्यता रखते हो। मेरी बात समझे? जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम गणपूर्ति पूरी नहीं है तो सीजीआई राष्ट्रपति से परामर्श करेगा और हाई कोर्ट में ऐसे न्यायाधीशों को, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ऐसे सेलेक्ट करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में योग्यता रखते हो, उनको बुलाएगा कि भाई साहब ऐसा है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाओ सीधे। ठीक है, उनको बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर है?
एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूं, आर्टिकल 128 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, तो सीजेआई राष्ट्रपति से परामर्श करेगा और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा जो सेवानिवृत्त या रिटायर हो चुके हों। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा जो रिटायर हो चुके हों, रिटायर हुए हों। कौन करेगा नियुक्त? सीजीआई। डिफरेंस ये है कि जो कार्यवाहक न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो तदर्थ न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति सीजीआई करेगा, बस परामर्श लेगा राष्ट्रपति से। और जो सेवानिवृत्त है इसकी भी नियुक्ति सीजीआई करेगा, बस परामर्श लेगा राष्ट्रपति से। फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें 126 में क्या था, मुख्य सीजीआई ही नहीं था, ठीक। 127 में क्या है, भाई सीजीआई तो है लेकिन अन्य नहीं है, तो उनको नियुक्त करना है। और 128 में क्या है, भाई सीजीआई तो है लेकिन अन्य नहीं है, उनको नियुक्त करना है, ठीक है। अब वो सीजीआई के ऊपर है कि भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लेता है या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लेता है। क्लियर है? तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। और 129 में क्या है, 128 के बाद 129 में अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय पहले पढ़ चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे चले, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127, मतलब सीजीआई तो है लेकिन कोरम गणपूर्ति पूरी नहीं है, तो सीजीआई राष्ट्रपति से परामर्श करेगा और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, बस परामर्श लेगा राष्ट्रपति से। ऑप्शन डी इज द राइट है। सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 न्यायाधीश होने चाहिए। 5 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ होती है या टीम होती है, वही सुनवाई करती है, ठीक है ना। 5 होने चाहिए, ऑप्शन डी। कम से कम कितने? 5। नेक्स्ट, जैसे आपने सुना होगा जो राम मंदिर का जो केस था उसमें भी 5 न्यायाधीशों की ही टीम थी, है ना। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। बहुत अच्छी बात है, क्यों करता है? नई दिल्ली में है ही है उच्चतम न्यायालय, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। अच्छा, देखते हैं। तो अब समझिएगा यहाँ पे बिल्कुल हम लोग क्रम से चल रहे हैं। 124 के 1 2 3 4 पढ़ लिया, 125 पढ़ लिया, 126, 127, 128, 129, इतने आर्टिकल हमने देख लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है, तो क्या नई दिल्ली के बाहर भी इसकी सुनवाई हो सकती है क्या? अगर होगी तो कैसे होगी, समझो। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल, यहीं बता देता हूँ, आर्टिकल 130। तो बिल्कुल क्रम से है, आर्टिकल 124 से शुरुआत किया था या 130 में आ चुके हैं। आर्टिकल 130 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज बता रहा हूं, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां पे है? दिल्ली में है। जी आपसे पूछेगा किस आर्टिकल के तहत है, तो 130। अब भाई क्या समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर खंडपीठ बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, दिल्ली के बाहर भी। तो वर्तमान में कितने खंडपीठ हैं? एक भी नहीं, वर्तमान में कुछ खंडपीठ नहीं है इसका, ठीक है। सेकंड, इसमें बोला गया है
कि सुप्रीम का जो सीजीआई होगा वो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर सुनवाई दिल्ली के बाहर भी कर सकता है। सुनवाई न कहकर बैठक बोल दें। सो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर जो बैठक होगी वो दिल्ली से बाहर कर सकता है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी कर लो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा दिल्ली में, तो बाहर भी हो सकता है। लेकिन बाहर होने के लिए सीजीआई को परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। ठीक है, तो अभी तो दिल्ली में है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि दिल्ली के बाहर भी बैठक हुई हो? बिल्कुल, ऐसा 2 बार हुआ है। एक हुआ है 1950 में जब नया नया बना था, कहाँ हुई थी बैठक? हैदराबाद। और एक हुआ है 1954 में जो बैठक हुई थी श्रीनगर में। तो 2 बैठकें हो चुकी हैं हैदराबाद श्रीनगर में, बस। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से या राष्ट्रपति से परमिशन लेकर। राष्ट्रपति से सीजीआई परमिशन लेगा कि भैया हमको और कहीं करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लोगे। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 130। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो अगर सीजीआई को त्याग करना है, पद त्याग करना है, तो किसको देगा? तो नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति कॉलेजियम की सहायता से राष्ट्रपति कर रहा है। तो जब राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अगर मैं वन लाइनर टाइप से बात करूं कि नियुक्ति कौन करेगा, यहीं पर बात कर लेते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? है ना, शपथ की बात नहीं की थी हमने। त्याग पत्र किसको देगा? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बात कर लेते थोड़ी सी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कॉलेजियम की सहायता से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। लेकिन राज्य वाले में हाईकोर्ट में चेंज हो जाता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, त्याग पत्र किसको देगा? तो भाई राष्ट्रपति को देगा। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष, हाई कोर्ट 62 वर्ष। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन जो मिलता है भारत की संचित निधि से मिलता है ना, केंद्र की संचित निधि से। तो केंद्र की संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है, तो संसद द्वारा तय होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो कि आर्टिकल 125 में उल्लेखित है, कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। क्यों? क्योंकि जो वेतन भत्ता मिलता है संचित निधि से मिलता है और संचित निधि पर पूरा नियंत्रण संसद का होता है। क्लियर? नेक्स्ट। केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझिए अच्छे से। हमने आर्टिकल 124 के 1, 2, 3, 4 पढ़ लिए, 125 पढ़ लिए, 126, 127, 128, 129, 130 पढ़ लिए। अब आते हैं आर्टिकल 131 में। बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 131 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख आर्टिकल 131 में है। अब इसमें क्या क्या है समझिए अच्छे से, समझिएगा, पूरी चीजें बात कर लेंगे। देखिए यहां पे हम लोग परामर्शदात्री शक्ति, अपीलीय शक्ति, प्रारंभिक शक्ति, ये तीनों शक्तियों की बात कर लेते हैं। संवैधानिक कोई शक्ति नहीं, सभी संवैधानिक शक्तियां जो इसके पास है, जो संविधान में लिखा है वही संवैधानिक है। लेकिन परामर्शदात्री, अपीलीय, प्रारंभिक, ये तीनों बात कर लेते हैं इकट्ठे। आर्टिकल 131
सुप्रीम कोर्ट की, मैं फिर से लिख रहा हूं, आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार। ये तीनों शब्द आते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, इसकी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 में है। क्या पावर है भाई? ये आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार पावर क्या है समझिएगा, एक लाइन समझिए। ऐसी पावर, शुद्ध भाषा में लिखते हैं, ऐसा केस जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ऐसा, अब देखो ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए पहले अधीनस्थ न्यायालय में लोग जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, जब वहां से कुछ निर्णय नहीं मिलता तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें डायरेक्टली केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। ऐसे कौन कौन से केस हैं? तो पहला इसमें जो दिया हुआ है क्या है? केंद्र सरकार व किसी राज्य सरकार के मध्य विवाद, ठीक। फिर है दो राज्य सरकारों के मध्य विवाद, मान लीजिए एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनके मध्य कोई विवाद हो गया, तो हम जो कहाँ जाएंगे, मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर मान लो कोई दो राज्यों के मध्य विवाद हो गया, मान लो यूपी और मध्य प्रदेश कोई विवाद हो गया, तो कहाँ जाएंगे? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। और फिर उसके बाद मान लो दो या दो से अधिक राज्य हों, दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य सरकारों के मध्य विवाद हो, तो भी वो कहाँ जाएंगे? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब समझिए कि क्या हो गए, ये ऐसे केसेस हो गए जहां पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में होगी, आर्टिकल 71 के तहत ये बताया था। लेकिन ये मूल क्षेत्राधिकार अपीलीय आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार में केवल 3 केसेस हैं। आर्टिकल 131, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव से कोई मामला है तो भी केवल हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसका आर्टिकल अलग दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 71। लेकिन अपीलीय प्रारंभिक आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 131 में है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में होंगे, आर्टिकल 131 के तहत ये 3 है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई लफड़ा है तो केवल केवल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी आर्टिकल 71 जी अलग है, आर्टिकल है ना, क्योंकि मेरी बात समझ गए। तो ये हो गया मामला। तो अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है केंद्र तथा राज्य का विवाद, तो बस क्या हो गया, क्या बताया मैंने, आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार। तो आरंभिक प्रारंभिक कहां लिखा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरंभिक प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में क्या क्या प्रोसीजर बनता है। अब देख लेते हैं परामर्श और अपीलीय, ठीक। तो इनको फटाफट देख लें क्या है ये। आर्टिकल बाद में, अपीलीय क्षेत्राधिकार
नाम से ही पता चल रहा है अपीली क्षेत्राधिकार क्या है। अपीली क्षेत्राधिकार मतलब क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। क्यों अपील करेंगे, क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे न्यायालय है वहां हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम अपील कहां करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम ये कह सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। अब समझिएगा, यहां मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। आर्टिकल 131 हो गया था, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, बस समझिएगा बहुत अच्छे से। शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूं, बुक में बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट ने दीवानी या फौजदारी मामले में अगर कोई केस दिया है, दीवानी फौजदारी मामले में कोई निर्णय दिया है, तो हम उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 132 के तहत। हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी मामले या फौजदारी मामले के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरी बात समझे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, तो आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है दीवानी मामले फौजदारी मामले के खिलाफ, या दीवानी फौजदारी मामले में अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो हम हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 132 में। बस एक लाइन हो गई। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 133 में क्या लिखा हुआ है कि अगर दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले मतलब होता है सिविल के खिलाफ दीवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मतलब समझ में नहीं आया। मतलब यह है कि आर्टिकल 132 में दीवानी फौजदारी दोनों का उल्लेख है, लेकिन 133 में केवल दीवानी है। केवल दीवानी मामलों के खिलाफ हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं पूरा बोलता हूं, हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 133, ठीक। या मैं ऐसे बोल दूं कि हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी या फौजदारी मामले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 132। तो दीवानी फौजदारी दोनों आएगा तो 132 है, केवल दीवानी आएगा तो 133 है, और केवल फौजदारी आएगा, फौजदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। केवल फौजदारी आएगा तो 134। तो 132 में दीवानी फौजदारी दोनों है, 133 में दीवानी है, 134 में फौजदारी है, ठीक है। 135 में क्या है, सैनिक न्यायालय, सैन्य न्यायालय या सैनिक न्यायालय, पूरा लिख देते हैं कि निर्णय के खिलाफ, निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सैन्य न्यायालय अपने आप में पावरफुल है, ठीक है। अब 136 क्या है, 136 में है विशेष याचिका। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर, ऐसे लिख दें, दायर की जा सकती है, ठीक है। तो 132 में दीवानी फौजदारी, 33 में केवल दीवानी, 34 में केवल फौजदारी, 35 में सैन्य न्यायालय के खिलाफ नहीं जा सकते, 36 में विशेष याचिका के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 137, 137, आर्टिकल 137, तो 137 तो न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध समीक्षा कर सकता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, उसको बदल भी सकता है,
137 तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब चलते हैं, एक और शक्ति थी ना, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, परामर्शदात्री। हम लोगों ने अपीली देख ली शक्ति, प्रारंभिक, आरंभिक, मूल क्षेत्राधिकार देख ली, परामर्शदात्री ये देख लेते हैं। समझिए, परामर्शदात्री शक्ति, पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा, यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ये शक्ति हाई कोर्ट के पास नहीं है। आर्टिकल 143 के तहत परामर्शदात्री का उल्लेख है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शदात्री शक्ति है। आप समझिए, है क्या ये शक्ति? ये शक्ति है क्या? क्या करेंगे इस शक्ति का? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्शदात्री है तो परामर्श मांग सकता है। अब देखिए, यहां पे कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है कि इस केसेस में परामर्श मांग सकता है या इसमें नहीं मांग सकता, तो ये गलत है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से किसी भी मामले में परामर्श मांग सकता है। क्या मांग सकता है? किसी भी मामले में परामर्श मांग सकता है। ठीक है, ठीक है, मांग सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश परामर्श देगा? तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश परामर्श दे या ना दे, दे या ना दे, स्वविवेकी शक्ति है उसकी, स्वविवेकी शक्ति है। ये बात समझे? और राष्ट्रपति परामर्श ले या ना ले, अभी समझा देंगे, ले या ना ले, उसकी भी स्वविवेकी शक्ति है, स्वविवेकी शक्ति। मतलब कहने का कि मान लो राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श, बस सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको परामर्श देने का मन नहीं है तो ना दे, उसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अगर दे रहा है तो दे दे, उसकी मर्जी है। राष्ट्रपति अगर उस परामर्श को मानेगा तो उसकी मर्जी है, ना माने तो उसकी मर्जी है। मतलब कोई भी बाध्य नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का मन है कि भाई हाँ चलो दे देते, वो उसकी मर्जी, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बाध्य है, भाई कानून में ऐसा है हमको देना ही है परामर्श, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मानना ही है हमको, माने या ना माने उसकी मर्जी, पर्सनल मर्जी है उसकी। मेरी बात समझ गए? बस इतना ही है। तो तीनों प्रकार की शक्तियां हो गई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। पहला है, इसके पास, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कहा जाता है। मूल अधिकारों को लागू कौन करता है, मतलब लागू किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और मूल अधिकारों की रक्षा के आदेश जारी करने की अलग से शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये थोड़ा सा डाउट है, गलत है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मान लो गलत है कि नहीं, तो बाकी तीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। यह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अंतरशासकीय का मतलब है राज्य के विवादों में मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक, आरंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति है कि नहीं? बिल्कुल है, अभी विस्तार से पढ़ा है हम लोगों ने। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है। बिल्कुल सही है। सलाहकार या परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति उससे पूछ सकता है, ये भी पावर है। परामर्शदात्री शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास तो है नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल पावर है सलाह देने की। अब वो सलाह माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। तीसरा है, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की स्वयं समीक्षा कर सकता है और उसे बदल भी सकता है। तो बी, सी, डी ये तीनों सही है। तो बचा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह परामर्शदात्री शक्ति क्या है, यही पूछा गया है। तो सार्वजनिक महत्व के
कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। तो मैंने क्या लिखवाया था, भारत सरकार को परामर्श देगा क्या? नहीं भाई साहब, राष्ट्रपति को परामर्श देगा ना, तो ये तो हटा दो। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को केवल परामर्श देगा। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, बता देते हैं कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। तो क्या केवल मूल क्षेत्राधिकार है क्या? भाई मूल क्षेत्राधिकार, अपीली, प्रारंभिक, वो तो है ही है। परामर्शदात्री भी सकती है, अपीलीय क्षेत्राधिकार की भी सकती है, तमाम शक्ति है। 3 शक्तियों का विस्तार तो मैंने ही बता दिया है। ये गलत हो गया। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। गलत। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। ये भी गलत है। मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131, अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आर्टिकल 132 से 136 और परामर्श आर्टिकल 143। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका आशय है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अपीलीय न्यायालय है, सॉरी अभिलेखी न्यायालय है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा था। आर्टिकल 129, इससे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालय इसके निर्णयों की पालन करेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। पहली क्वेश्चन था, साहब ने बताया था, तो ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे अपनी अवमानना पर दंडित करने का शक्ति है। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता। तो ये सभी गलत है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद जो परिभाषित हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है लाभ का पद क्या, कैसे, क्या। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? अब मैंने आपको सभी रिटें, टोटल 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट है जो 6 रिट जारी करता है। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और इंजक्शन, जो 6वीं है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, सभी मैं बता चुका हूं। मूल अधिकार, मैंने आपको मूल अधिकार में सभी का विस्तार बताया था, सभी के लैटिन नेम बताए थे, कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बताया था। ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लेना है। तो यहाँ बोला है किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर चला गया है और वो उसके योग्य ही नहीं है, तो उसको हटाने के लिए जारी की जाती है और अधिकार परीक्षा को कहा जाता है को वारंट। पता नहीं, आपके लिए को वारंट जारी हुआ है, वही अधिकार परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, रिट कौन जारी करता है? रिट कौन कौन जारी करता है? रिट अधिकारिता शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो आर्टिकल 124 एक ही बताया है कि 1+33 वर्तमान में है, 1+7 शुरुआत में लिखा हुआ है। लेकिन हमको अगर बदलना है, बढ़ाना है न्यायाधीशों को, तो कैसे बढ़ाएंगे? संसद बढ़ाएगी ना, कानून पास करके। कौन बढ़ाएगी? संसद। तो संसदीय अधिनियम द्वारा। ऑप्शन इज द राइट। पहले क्वेश्चन बताया था। क्लियर है? चलिए अगला। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं खत्म। आज हम लोगों ने पॉलिटी देखा और पॉलिटी में हम लोगों ने देखा खासकर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें समाप्ति हो गई हैं, है ना। कुछ चीज़ें बची होंगी तो उसको एक बार खुद पढ़िए, और कुछ बची होंगी तो मैं बता दूंगा अगले टर्न पे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।